नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये सारे प्रश्न पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना खाली स्थान सहायता करना है। देखिए, पहला विकल्प है पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, दूसरा स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, तीसरा शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में, चौथा सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में। तो देखिए, कहानी और कविता के माध्यम से जब पर्यावरण की संकल्पनाओं को स्पष्ट किया जाता है, समझाया जाता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा दिया जाता है ना। क्योंकि कविता और कहानी स्थानीय स्तर पे भी रिलेट करता है और वैश्विक स्तर पे भी जो संसार की प्रकृति है उसको समझने में बच्चे को मदद करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। दोस्तों, इसका जो है PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। पहला, समूहों में द्वंद्व, दूसरा गहन प्रतियोगिता, तीसरा उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, चौथा उच्च नैतिक विकास। तो देखिए, सहयोगात्मक अधिगम में जो है पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी जो ज़्यादा जानते हैं वो जो है कम जानने वाले या छोटे विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। तो किस में आकलन करते हैं, क्या आकलन करते हैं, किसका? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए विकल्प तीसरा होगा, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा का। किसका? उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा का। देखिए, समूहों में द्वंद्व है, गहन प्रतियोगिता, तो ये सब तो होगा नहीं, है ना। समूहों में द्वंद्व मतलब एक प्रकार से लड़ाई या फिर विरोधाभास, है ना। तो उच्च नैतिक विकास इसका भी नहीं, क्या होता है कि उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह खाली स्थान के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। देखिए, सीमा क्या कर रही है? सीमा रटने का कार्य कर रही है, ठीक है, रट के वो सीख रही है। वहीं लीना क्या कर रही है? चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा सीख रही है, पाठ को समझ रही है। तो देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है कि बच्चे को कुछ ऐसी समस्या बच्चे के सामने रख दी जाती है जिसको जो है बच्चे कुछ समस्या बच्चे के सामने रखते हैं और उस समस्या का समाधान खोजने के लिए बच्चे को उकसाते हैं, ठीक है, बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चा स्वयं से कुछ उस समस्या के समाधान के बारे में स्वयं से सोचे, ठीक है। तो ये जो है होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है ना, कि बच्चे के मस्तिष्क को समस्या के समाधान के लिए उकसाना, है ना, उस समस्या के समाधान के लिए कुछ सोचने के लिए मजबूर करना स्वयं, ताकि बच्चा जो है स्वयं उस समस्या का समाधान खोज पाए, ठीक है। तो ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो देखिए, यह खाली स्थान के विकास के सिद्धांत की ओर संकेत करता है। देखिए, एक जो है रट के सीख रहा है और दूसरा जो है अलग तरीके से समझ के सीख रहा है ना। तो ये पहला देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा निरंतरता, तीसरा अंतः संबंध, चौथा वैयक्तिक भिन्नताओं। तो देखिए, सामान्य से विशिष्ट है नहीं है ना, निरंतरता भी नहीं है, अंतः संबंध विकास के जो सिद्धांत है ना। तो देखिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर, है ना, ये सब सिद्धांत है विकास के। तो इसमें से कौन सा आप लोगों को दिखाई दे रहा है? देखिए, वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, है ना, कि दोनों बच्चे जो है अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं। मतलब वहाँ पे क्या है, जो वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक जो है रट के सीख रहा है, दूसरा जो है स्वयं से कुछ समस्या का समाधान करने के द्वारा पाठ को समझ रहा है। तो ये हो जाएगा वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, डिसलेक्सिया मुख्यतः खाली स्थान की समस्या के साथ संबंधित है। तो देखिए, किससे संबंधित है? पहला बोलने और सुनने, दूसरा पढ़ने, तीसरा सुनने, चौथा बोलने। तो देखिए, किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है।
ठीक है, किससे संबंधित है? पढ़ने से। बोलने से संबंधित कौन सा होता है? डिस्ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित होता है डिस्ग्राफिया। कौन सा? डिस्ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित होता है। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है। इसमें जो है बच्चा क्या करता है, जो अक्षरों को जो है उल्टा देखता है ना, जैसे कि एस है, इसको उल्टा देखेगा, या है ना, विभिन्न अक्षरों को जो है उल्टा देखता है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को खाली स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को खाली स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। पहला, प्रकरणों में अंतनिर्मित, दूसरा पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, तीसरा इकाई के अंत में, चौथा पाठ के अंत में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को खाली स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। तो प्रकरणों में अंतनिर्मित, है ना, कि देखिए अलग अलग प्रकरण के लिए अलग अलग अभ्यास और गतिविधि हो सकती है ना। तो देखिए हम पाठ के अंत में नहीं कराएंगे इसको, है ना ही इकाई के अंत में नहीं कराएंगे, है ना। पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पे ये एकदम करेक्ट नहीं है। क्या करेक्ट है? देखिए यहाँ पे दिया है प्रकरणों में अंतनिर्मित, है ना, कि प्रकरण के अंत में, प्रत्येक प्रकरण के लिए अलग अभ्यास एवं गतिविधियाँ हो सकती है। तो हमको क्या करना है कि जैसे ही प्रकरण खत्म हो उसके बाद जो है अभ्यास एवं गतिविधियाँ जो है बच्चों को देनी चाहिए, है ना, उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का प्रकरणों के अंत में, क्योंकि एक ही पाठ में जो है कई प्रकरण हो सकते हैं और प्रत्येक प्रकरण के लिए जो है अभ्यास और गतिविधियाँ अलग हो सकती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, देखिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, पहला बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। दूसरा, अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तीसरा, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। चौथा, विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए पुस्तकों पर और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, ये तो किसी भी शिक्षक को जरूरी नहीं होता है ना। हाँ, और देखिए दूसरा दिया अभिभावकों के विचार को स्वीकार करने एवं सम्मान देना चाहिए। तो ये भी अन्य विकल्प से ज़्यादा कम जरूरी है ना। तीसरा क्या है? विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, देखिए विकल्प एक भी हो सकता था कि बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे पूछा गया कि स्पेशली पूछा गया कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, है ना, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, ये तो किसी भी शिक्षक को देना चाहिए, है ना, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हो चाहे अन्य विषय के शिक्षक हो, है ना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए ये होगा, है ना कि पहला वाला, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल पूछ दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को बोल के, है ना, इसलिए करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा, है ना। केवल शिक्षकों को देता तो ज़्यादातर आंसर आपका, यदि शिक्षकों को देता और पर्यावरण अध्ययन नहीं लिखा रहता, है ना, तो फिर वहाँ पे आंसर पहला हो जाता कि बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करने एवं सम्मान देना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विशेष पूछ दिया कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, है ना, तो इसलिए विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है खाली स्थान का प्रयोग करना। पहला गृह कार्य, दूसरा योगात्मक कार्य, तीसरा पोर्टफोलियो, चौथा आवधिक परीक्षाएं। तो देखिए, है ना, क्या होता है कि करेक्ट आंसर क्या होगा? बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका गृह कार्य, योगात्मक कार्य, समेटिव वर्क, है ना, ये जो है नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में बच्चे का जो आकलन सबसे अच्छे तरीके से हो सकता है, क्योंकि पोर्टफोलियो क्या होता है? बच्चे का एक प्रकार से शुरू से वर्तमान की स्थिति का किस प्रकार से प्रगति हो रहा है, कहाँ कमी है, वो पूरा चीज़ यहाँ पे पोर्टफोलियो में उपलब्ध हो जाता है। तो ये जो है बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है प्राथमिक स्तर पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये पहला अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, दूसरा शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, तीसरा प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, चौथा शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना, कि देखिए जब शिक्षक श्रव्य और दृश्य सामग्री और शारीरिक गतिविधि इन तीनों ही चीज़ों का उपयोग कर रहा है, तो वहाँ पे शिक्षक क्या चाह रहा है कि बच्चे का जो बच्चे के अधिकतम इंद्रियों का उपयोग हो, जिससे बच्चा क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, है ना। तो यहाँ जब हम उसी चीज़ को देखेंगे भी, सुनेंगे भी, है ना,
और उसको गतिविधि के माध्यम से करेंगे भी, तो वो हमारा जो सीखना होता है वो जो है बहुत हद तक प्रभावी हो जाता है ना, उसको हम लोग भूलते नहीं हैं। तो ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर विकल्प 1 हो जाएगा। ना कि शिक्षक को आराम करा रहे हैं ना ही प्रभावी आकलन को सुगम बना रहे हैं, आकलन को सुगम नहीं बना रहा है ना, सीखने को सुगम बना रहा है लेकिन, है ना, और शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध करा, ये भी आंसर नहीं होगा, है ना। क्या करेक्ट आंसर होगा कि अधिकतम इंद्रियों के उपयोग द्वारा सीखने में वृद्धि हो रहा है ना। तो करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। देखिए कौन सा विधि जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि नहीं हो सकती है ना, या विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के ज़्यादा अच्छा नहीं है ना। पहला सहयोगात्मक अधिगम, दूसरा निर्देशित खोज, तीसरा व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, चौथा समस्या समाधान। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जैसे कि सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम क्या होता है कि बड़े बच्चे जो है छोटे बच्चों का सहयोग करके जो है छोटे बच्चों को सिखाया भी और खुद भी सीखे, है ना। तो इस प्रकार सहयोग के द्वारा एक दूसरे से सीखना सहयोगात्मक अधिगम है। तो ये पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि हो सकती है। दूसरा निर्देशित खोज, जिसमें आप निर्देश देंगे और बच्चों को कुछ चीज़ के लिए स्वयं से खोजने के लिए उत्साहित करेंगे, है ना। तो ये भी जो है निर्देशित खोज भी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि हो सकती है ना। व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करें, देखिए पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि व्याख्यानों द्वारा नहीं हो सकता है ना, कि व्याख्यान दे दे और बच्चे उसको सुन के सीख जाएं। तो ये जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि नहीं है ना। समस्या समाधान, बच्चे के पास जो है समस्या उपलब्ध कराना और बच्चे उसको स्वयं से समाधान करने की कोशिश करें, तो ये भी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए हो सकती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ हैं, है ना। क्या नहीं होगा, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। खाली स्थान के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। देखिए किसके अलावा, है ना। तो ऐसा कौन सा है जो वातावरणीय कारक से सम्मिलित नहीं है। वातावरणीय कारक से जो बच्चे के विकास में, बाकी इसमें 4 विकल्प दिया है, तो बाकी सब जो है वातावरणीय कारक से रिलेटेड होगा, है ना। जिसका जो है क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देखिए विकल्प देखते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता, दूसरा पौष्टिकता की गुणवत्ता, तीसरा शारीरिक गठन, चौथा संस्कृति। तो देखिए बच्चे के विकास को 2 कारक प्रभावित करते हैं, एक होता है आनुवंशिक कारक, दूसरा होता है वातावरणीय कारक। ठीक है, तो वातावरणीय कारक जो है बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ जो है वातावरणीय कारक है, देखिए शिक्षा की गुणवत्ता वातावरणीय कारक है, पौष्टिकता की गुणवत्ता वातावरणीय कारक है, संस्कृति वातावरणीय कारक है ना, जो बच्चे के विकास को आकार देंगे या प्रभावित करेंगे, है ना। लेकिन शारीरिक गठन, तो शारीरिक गठन क्या है, आनुवंशिक कारक है ना। शारीरिक गठन जो है बच्चे के आनुवंशिकी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खाली स्थान के अलावा, है ना, बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है ना। तो केवल शारीरिक गठन के अलावा बाकी सब वातावरणीय कारकों में शामिल है ना। लेकिन शारीरिक घटक क्या है, आनुवंशिक कारण है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे शारीरिक गठन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है खाली स्थान को बढ़ावा देना। तो देखिए क्या बोल रहा है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है ना। तो मतलब बच्चे को जो पढ़ाया है उसको जो है नई संकल्पना के साथ जोड़ के उसको नई संकल्पना सीखने के लिए सहायता कर रहा है। तो इसका पार्श्व में निहित उद्देश्य खाली स्थान को बढ़ावा देना है। पहला शिक्षार्थी स्वायत्तता, दूसरा पुनर्बलन, तीसरा ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, चौथा वैयक्तिक भिन्नताओं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण हो रहा है। मतलब जो बच्चा एक चीज़ सीखा है उसको नई संकल्पना में लागू कर रहा है ना। उस ज्ञान का जो है नई संकल्पना को सीखने में जो है क्या कर रहा है, लागू कर रहा है। और वो जो है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्ञान का सहसंबंध तथा स्थानांतरण हो रहा है ना। एक ज्ञान की मदद से दूसरे ज्ञान को सीखने का काम हो रहा है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, है ना। देखिए व्यक्तिक भिन्नता होगा नहीं। पुनर्बलन मतलब एक जो चीज़ सीखा हुआ है उसी को और ज़्यादा पुष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण के द्वारा फिर से उसको
और क्या करना, पुनर्बलन करना, अच्छे से सीखना। तो ये भी नहीं है, शिक्षार्थी स्वायत्तता भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए, विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा, है ना? विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन में कौन सा उद्देश्य सबसे अधिक अच्छा है? विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, दूसरा अभिभावकों को संतुष्ट करना, तीसरा विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, चौथा शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो देखिए, विज्ञान प्रदर्शनी का जो मूल उद्देश्य क्या है कि बच्चों को जो है सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, ना कि विद्यालय की प्रसिद्धि के लिए नहीं होता है, न ही अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए होता है, न ही विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना विज्ञान प्रदर्शनी का उद्देश्य नहीं होता है। क्या होता है कि बच्चे जो है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास हो, बच्चे स्वयं से कुछ सृजन कर पाए, है ना? तो उसके लिए जो है माध्यम उपलब्ध कराना विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का उद्देश्य होता है कि बच्चों में सृजनात्मकता क्षमता का विकास हो और उसके लिए जो अवसर उपलब्ध कराना, माध्यम उपलब्ध कराना, है ना? ये जो है विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का उद्देश्य होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह खाली स्थान के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। देखिए, एक सृजनात्मक प्रयोग और, है ना, श्यामा क्या कर रही है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य के द्वारा कक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है ना? उसका ध्यान जो है ज़्यादातर वो कैसे सीखती है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य के द्वारा सीखती है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है ना? जो कुछ नया क्रिएटिविटी करते रहता है ना, नए संकल्पनाएं वो खुद से क्रिएट करते रहता है ना? वो मतलब क्या है, वो सृजनात्मक शिक्षार्थी है। तो इसलिए वह खाली स्थान के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। पहला अपसारी चिंतन, दूसरा मॉडलिंग, तीसरा अनुकरण, चौथा अभिसारी चिंतन। तो देखिए, सृजनात्मक शिक्षार्थी का जो चिंतन करने का तरीका होता है वो कैसे होता है, अपसारी चिंतन होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन। इसलिए वह अपसारी चिंतन के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। इसका मतलब क्या है कि वो कोई भी अगर उसको समस्या दे दिया जाए तो उस समस्या के संदर्भ में वो बहुत सारा चीज़ क्या है, मतलब अलग अलग तरीके से वो सोच पाता है। एक ही चीज़ के बारे में वो जो है नई तरीके से वो सोच पाता है ना? उसको अभिसारी चिंतन बोलते हैं। ठीक, कि किसी भी समस्या हो या कोई भी चीज़ हो जिसके बारे में वो जो है खुद से कुछ नए तरीके से वो सोच पाता है, तो ये होता है अपसारी चिंतन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो सृजनात्मक विद्यार्थी होते हैं वो हमेशा अपसारी चिंतन करते हैं, है ना? वो चीज़ों को नए तरीके से देखते हैं, नई तरीके से सोचते हैं किसी भी समस्या के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? देखिए, पहला समवयस्क शिक्षा, दूसरा प्रतिपूरक अधिगम, तीसरा सतत एवं व्यापक आकलन मूल्यांकन, चौथा समावेशी शिक्षा। तो देखिए, है ना, जब बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और सामान्य बच्चे, है ना, किसी स्कूल में एक साथ अध्यापन करते हैं, है ना, तो वो जो है स्कूल क्या होता है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा के साथ काम करता है ना? तो यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और नॉर्मल बच्चे, है ना, दोनों बच्चे एक साथ एक ही विद्यालय में जो है अध्यापन कर रहे हैं, है ना, अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो है वो स्कूल कौन सा किसका अनुपालन कर रहा है, तो वो समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है उसका अनुपालन कर रहा है ना? कि समावेशी शिक्षा में क्या है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करना, भले उनके लिए कुछ विशेष जो है सहायता उपलब्ध कराने के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप कुछ विशेष संसाधन उपलब्ध करा दिया जाए, लेकिन सभी बच्चों को जो है एक नॉर्मल विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना किसका जो है उद्देश्य है, समावेशी शिक्षा का, है ना? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे चौथा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 15। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ठीक है, ये हमारा आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है ना, मतलब अनुसरण कर रही है। पहला प्रतियोगिता आधारित सीखना, दूसरा सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, तीसरा मनोरंजन द्वारा सीखना, चौथा भाषा निर्देशित सीखना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ना तो भाषा निर्देशित सीखना हो रहा है, ना ही मनोरंजन द्वारा सीखना हो रहा है ना, ना ही प्रतियोगिता हो रहा है ना। यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, समूह चर्चा, समूह परियोजना के द्वारा सीख रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, है ना। तो ये समूह परियोजना, समूह चर्चा, ये सब क्या है, सामाजिक गतिविधि के रूप में बच्चे सीख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखने का कार्य हो रहा है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।